गरीबी उस बला का नाम है जो इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है, जिसे करने के बारे में वो अपनी ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता। गरीबी एक ऐसी किडनैपर है जो इंसान की बचपन और उसकी जवानी, यहाँ तक कि उसका बुढ़ापा भी सब कुछ उससे छीन लेती है। एक गरीब इंसान के न जाने कितने सपने, कितनी इच्छाएँ और कितनी ख्वाहिशें गरीबी के नाम पर बलि चढ़ जाती हैं। गरीबी से बढ़कर बैर इस दुनिया में कोई भी नहीं होता और ना ही उससे बड़ा कोई हथियार है। गरीबी से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है और ना ही उससे बड़ी कोई मजबूरी है। गरीबी जीवन का एक ऐसा सबक है जिसे सीखने के लिए किसी शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसी गरीबी के कारण इंसान कभी-कभी ऐसे रास्ते पर चलने लगता है, उसे उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और इन्हीं हालातों से कुमुद को भी नाचने पर मजबूर कर दिया गया था। लेकिन कुमुद यह काम अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, बल्कि किस्मत ने उसे यह काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। यह उन दिनों की बात है जब एक बहुत ही गरीब परिवार छोटा-मोटा काम करके किसी तरह से अपना घर चला रहा था। उस गरीब परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे, कुमुद और उनके माँ-बाप। खुद नन्ही सी कुमुद कुमुद का घर गंगा के किनारे से कुछ ही दूरी पर था और फिर यह कहना सही होगा कि कुमुद का घर नहीं बल्कि एक कच्ची सी झोपड़ी थी और उस घर में बस एक मिट्टी का चूल्हा ही था। कुमुद के घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस खाने का कुछ सामान और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े थे। बरसात के दिनों में उन झोपड़ी की छत टपकने लगती थी और तूफान के दिनों में पूरा छप्पर ही उड़ जाता था। लेकिन फिर एक दिन गंगा में बाढ़ आ गई और सब कुछ बिखर गया और सब बर्बाद हो गया। बाढ़ इतनी भी तेज नहीं थी कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाए, लेकिन वो झोपड़ी कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, इसलिए वह सब कुछ गंगा में बहाकर ले गया। सब कुछ खत्म होने की वजह से कुमुद का परिवार किसी दूसरी जगह पर घर बसाने जा रहा था। तब कुमुद की माँ अपनी नन्ही सी कुमुद को गोद में उठाए हुए और कुमुद के पापा अपने कंधों पर जिम्मेदारियां और परेशानियां लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें शायद यह भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अपने घर की तलाश में निकले थे वो लोग। भूख, प्यास और गरीबी लाचारी के शिकार तो पहले से ही थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें जिंदगी से भी बेघर कर दिया। जब काली अंधेरी रात में एक तेज रफ्तार ट्रक उन्हें अपने नीचे कुचलकर फरार हो गया। जिंदगी से बेघर होने के साथ साथ शायद उन सभी परेशानियों से भी मुक्त हो गए थे जिससे वह आज तक बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ हजारों हादसे होते हैं वहाँ भी एक चमत्कार हो जाता है। ऐसा ही एक चमत्कार यहाँ भी हुआ था और वह चमत्कार यह था कि इस हादसे में कुमुद के माँ बाप की तो मौत हो गई थी, लेकिन नन्ही सी कुमुद को कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि जब ट्रक ने कुमुद की माँ को टक्कर मारी तो कुमुद अपनी माँ के हाथों से उछलकर पास वाली झाड़ियों में जा गिरी, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब ईश्वर की दया कहें या क्रोध, क्योंकि नन्ही सी कुमुद को तो पता भी नहीं था कि उसके माँ बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चल बसे हैं और वह अनाथ हो चुकी है। लेकिन भगवान ने एक बार फिर अपनी कृपा बरसाई और यह साबित कर दिया कि जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। उसी हादसे की रात चंदा नाम की एक औरत वहां से गुजर रही थी, जिसने नन्ही सी कुमुद को सड़क के किनारे रोते हुए देखा। उसे अपने प्यार से अपने गले लगा लिया और फिर चंदा ने देखा कि इस हादसे में कुमुद के माँ बाप मर चुके हैं। तो नन्ही सी कुमुद को देखकर उसने अपने दिल की ममता जाग उठी और वह कुमुद को अपने साथ लेकर वहां से चली आई, क्योंकि चंदा खुद बचपन से ही अनाथ थी और वह बचपन में भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। लेकिन जैसे ही वो बड़ी हुई तो सिर्फ एक दो रोटी से उसका पेट तो भरता नहीं था और फिर एक भिखारी को कोई काम भी तो नहीं देता। इसलिए अपना पेट भरने के लिए चंदा ने पार्टियों और फंक्शन में नाचने का काम शुरू कर दिया और इसी तरह चंदा की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। लेकिन फिर उसकी जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी। 2 वक्त का पेट भर खाना मिल जाता था और पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए छत का इंतजाम भी हो गया था। इससे अच्छी जिंदगी भला एक भिखारी को कहाँ नसीब हो सकती है। आज बेसहारा कुमुद को सड़क पर रोते देख चंदा को अपना बचपन याद आ गया था। लेकिन चंदा नहीं चाहती थी कि कुमुद भी उसी तरह भीख मांगकर अपना बचपन गुजारे या कुमुद के रूप में एक और लड़की चंदा बन जाए। इसलिए चंदा चुपचाप कुमुद को अपने साथ ले आई और उसे पाल पोसकर एक माँ से भी बढ़कर प्यार दिया और उस अनाथ बच्ची का नाम कुमुद रखा। चंदा कुमुद से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और वह कुमुद को अपने नाचने वाली दुनिया से बहुत दूर रखना चाहती थी, क्योंकि चंदा जहाँ भी जाती थी लोग उसे बहुत ही गंदी नज़रों से देखा करते थे और चंदा नहीं चाहती थी कि लोग कुमुद को भी ऐसी ही नज़रों से देखें या फिर ऐसे ही कोई सवाल उठाएं
बचपन से ही कुमुद का भी यही सपना था कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ताकि बुढ़ापे में माँ का सहारा बन सके। चंदा भी यही चाहती थी कि कुमुद पढ़ लिख कर एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे। इसलिए चंदा ने कुमुद का एक अच्छी स्कूल में एडमिशन ले लिया था। लेकिन यह समाज चंदा और कुमुद जैसी लड़कियों को न तो पढ़ने देता है और ना ही चैन से जीने देता है। स्कूल का पहला दिन था और जब कुमुद स्कूल में पहुंची तो दूसरे बच्चे कुमुद को अजीब ही नज़रों से देखने लगे और कहने लगे, देखो नाचने वाली की बेटी आ गई। यह तो नाचने वाली की बेटी है। यह क्या करने यहाँ आई है? इसे तो किसी की शादी या फंक्शन में नाचने के लिए जाना चाहिए था। बच्चे तो बच्चे, उस स्कूल के टीचर भी कुमुद को नीची नज़रों से देखा करते थे और कुमुद को क्लास में सारे बच्चों से अलग पीछे की सीट पर बिठा कर रखते थे। इसके अलावा जब भी कुमुद पढ़ाई से संबंधित कोई सवाल पूछती थी तो उसके टीचर उसे डांट कर चुप करा देते थे। और अगर कुमुद किसी काम में मदद की ज़रूरत होती थी तो उसके टीचर उसकी मदद भी नहीं करते थे। क्लास में कोई कुमुद के पास भी नहीं आता था और सारे बच्चे कुमुद से इतनी दूर भागते थे जैसे कुमुद को कोई बीमारी हो गई हो। लेकिन हाँ, कुमुद को एक बात के लिए ज़रूर याद किया जाता था। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो कुमुद का नाम सबसे पहले लिखा जाता था, क्योंकि कुमुद डांस बहुत अच्छा करती थी और डांस तो कुमुद ने बचपन में ही अपनी माँ को देख करके ही सीख लिया था। स्कूल में डांस तो और भी बच्चों को आता था, लेकिन बात बस इतनी थी कि कुमुद एक नाचने वाले की बेटी थी, इसलिए डांस के लिए सबसे पहले कुमुद को ही पसंद किया जाता था। एक दिन चंदा कुमुद के स्कूल में फंक्शन में आई थी और जब चंदा को पता चला कि स्कूल में किसी एक भी फंक्शन में सिर्फ कुमुद को ही नाचने के लिए कहा जाता है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और शर्मिंदगी के मारे उसका सिर अपने आप ही नीचे झुक गया था। गुस्से से बौखलाई हुई चंदा तेजी से स्टेज पर पहुंची और उसने अब सबके सामने कुमुद को कस कर चाटा मारा और फिर खुद भी रोने लगी। चंदा ने कुमुद से कहा, कुमुद, जिस काम से बचाने के लिए मैं तुझे स्कूल भेज रही हूँ, और अगर तू स्कूल में आकर भी वही काम करेगी तो फिर इससे तो अच्छा है तू घर पर ही रहे। ऐसे कामों से बचने के लिए ही मैं तुझे स्कूल भेजती हूँ और यहाँ आकर तू अपना और मेरा दोनों का नाम खराब कर रही है। चंदा आज पूरी तरह से अपने होश खो बैठी थी और वह सबके सामने ही रोने लगी, क्योंकि आज कुमुद की वजह से उसका सिर सबके सामने झुक गया था। चंदा कुमुद का हाथ पकड़कर उसे टीचर्स के पास ले गई और टीचर्स को खूब खरी खोटी सुनाने लगी और कहने लगी, माफ़ करिएगा टीचर जी, लेकिन स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ सारे बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है, और आप यहाँ मेरी बेटी को पढ़ाने की बजाय उसे सिर्फ नाचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तब कुमुद के टीचर चंदा पर ही बरस पड़े और कहने लगे कि तुम खुद भी तो शादी और फंक्शन में नाचने का काम करती हो, और अगर तुम्हारी बेटी स्कूल के फंक्शन में डांस कर ली तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छा डांस करना आता है, बस इसलिए हम हर फंक्शन में उसे डांस करने के लिए कहते हैं। टीचर्स की बातें सुनकर चंदा खूब रोने लगी और टीचर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, टीचर्स जी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, उसे नचवाना नहीं। लेकिन कुमुद के टीचर कुमुद और चंदा को अजीब नज़रों से देखने लगे। तो चंदा ने कुमुद से कहा, बहुत पढ़ लिया तुमने और तुम्हारे टीचर ने बहुत पढ़ा लिया, चलो अब तुम घर चलो। इतना कहकर चंदा कुमुद की चोटी पकड़कर घर ले आई और उस दिन से चंदा ने कुमुद को स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। चंदा कुमुद को लेकर शुरू से ही बहुत चिंतित रहती थी, इसलिए वह हमेशा कुमुद को सबकी नज़रों से छिपा कर रखती थी। चंदा कभी भी कुमुद को अपने साथ किसी भी पार्टी में नहीं ले जाती थी, वो तो हमेशा कुमुद को घर के अंदर बंद करके रखती थी। कुमुद हमेशा घर में अकेली ही रहती थी, क्योंकि चंदा नहीं चाहती थी कि कुमुद पर भी किसी की बुरी नज़र पड़े। बस इसलिए कुमुद आज तक चंदा के साथ किसी भी पार्टी में नहीं गई थी। चंदा कुमुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह हमेशा से यही चाहती थी कि कुमुद एक इज्जत भरी ज़िंदगी जिए। लेकिन जब उन दिनों का इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि चंदा और कुमुद जहाँ भी जाती लोग उससे बुरी ही नज़र से देखते थे। और फिर एक दिन चंदा की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि चंदा अगले ही दिन चल बसी। उस दिन कुमुद बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उस दिन वो एक बार फिर अनाथ हो गई थी। जिस चंदा ने कुमुद को उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया था, कुमुद की वो माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। लेकिन कुमुद को इससे भी ज़्यादा तकलीफ तो तब हुई जब उसने देखा कि उसकी माँ को अर्थी का कंधा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि चंदा एक नाचने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ से एक किन्नर गुजर रहा था और उसने मोहल्ले वालों को कहा, शर्म करो समाज के ठेकेदारों, किस किस को इस समाज से बाहर निकालोगे? हम जैसे किन्नरों को तो तुम्हारे समाज में नहीं स्वीकार किया जाता है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन एक औरत को
किसी मजबूरी में आकर अपने बच्चों के पेट पालने के लिए किसी गलत काम में फँस जाती है और अगर तुम लोग उसका भी दर्द नहीं समझ सकते तो लानत है तुम लोगों पर। और फिर उस किन्नर ने अपने बाकी साथियों को बुलाया और कुमुद से कहा, बेटी हम 4 कंधों का इंतजाम तो कर लेंगे, लेकिन आज तुम्हें अपनी माँ को उनकी बेटी नहीं बल्कि उनका बेटा बनकर उन्हें विदा करना होगा। और आज अगर इस माँ का अंतिम संस्कार तुम अपने हाथों से करोगी, तो उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। इसी तरह किन्नरों की टोली ने मिलकर चंदा को कंधा दिया और कुमुद ने रोते हुए अपने हाथों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। उस दिन कुमुद ने पहली बार खुद को बहुत अकेला महसूस किया, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। और वैसे भी चंदा और कुमुद जैसे लोगों का होता कौन है? लोग बस अपना दिल बहलाने के लिए उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन जब उनके लिए खड़े होने का वक्त आता है, तब वो अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। चंदा ने पैसा तो बहुत कमाया था, लेकिन अभी तक वह अपना घर नहीं खरीद पाई थी। आज कुमुद को उसके पाई पाई की कीमत समझ में आ रही थी, जिसे चंदा बचाने के लिए हमेशा उसे समझाया करती थी, क्योंकि अब मकान मालिक रोज आकर कुमुद को भाड़े के लिए परेशान करता था। लेकिन कुमुद के पास तो एक भी रुपया नहीं बचा था, जिससे वह घर के लिए राशन खरीद पाती या फिर मकान मालिक को घर का भाड़ा दे पाती। कुमुद की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुमुद को अपने आप पर तरस आ रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा था, जिससे कि वो अपने लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी कर पाती। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से कुमुद के पास कोई डिग्री तो थी नहीं, जो उसे कोई इज्जतदार काम मिल जाता। अब कुमुद के पास अपना पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था अपनी माँ की तरह शादियों और फंक्शन में नाचना। लेकिन कुमुद यह काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ चंदा नहीं चाहती थी कि लोग कुमुद को भी उसकी तरह नाचने वाली कहकर पुकारा जाए। एक शाम जब कुमुद चंदा को याद करके बहुत ही ज्यादा रो रही थी, तो रोते ही रोते उसकी आंख लग गई। तभी किसी ने कुमुद के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर जब कुमुद ने दरवाजा खोला तो उसने देखा एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी उसके सामने खड़ा था। वह आदमी आते ही कुमुद से चंदा के बारे में पूछने लगा, तो कुमुद ने उसे बताया कि उसकी माँ का देहांत हो चुका है। उस आदमी ने पहले तो चंदा की मौत पर अफसोस जताया और फिर कहने लगा कि चंदा तो मेरे बेटे की शादी में नाचने वाली थी और अपने नाच गाने के फंक्शन से मेरे फंक्शन की शान बढ़ाने वाली थी। मैंने सभी मेहमानों से कह दिया था कि चंदा मेरे बेटे की शादी में नाचने वाली है। अब मेरा और मेरे फंक्शन का क्या होगा? और फिर वो आदमी अचानक ही कुमुद को बड़े ध्यान से देखने लगा और कहने लगा, अरे लड़की, तुम तो चंदा से भी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम मेरे फंक्शन में क्यों नहीं आ जाती? ऐसा करो, तुम ही मेरे फंक्शन की शान बन जाओ और मैं बहुत सारे पैसे तुम्हें दूंगा। उस आदमी का प्रस्ताव सुनकर कुमुद को अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन कुमुद को पैसे की भी ज्यादा जरूरत थी। इसलिए कुमुद ने उस आदमी से कहा कि मैं आपको इस बारे में सोचकर बताती हूँ। कुमुद ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे एक इज्जतदार जिंदगी जीनी थी। कुमुद भी अपने ही ख्यालों में खोई थी कि तभी आदमी फिर से कहने लगा, सोच क्या रही हो लड़की, हाँ कर दो, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। वैसे तो मैं चंदा को इस काम के एडवांस पैसे भी दे चुका हूँ, लेकिन अगर तुम आने के लिए राजी हो जाती हो तो उन पैसों को भूलकर मैं तेरे हिस्से की ढेर सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कुमुद कभी भी ऐसे फंक्शन में नहीं गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से कुमुद भूखी थी, क्योंकि घर का राशन भी खत्म हो चुका था और कुमुद के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद कुमुद ने उस आदमी से कहा, हाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुबह वो आदमी कुमुद को लेने आ गया, तो कुमुद भी उस आदमी के साथ चली गई। कुमुद ने पहली बार उस आदमी के फंक्शन में डांस किया था, लेकिन कुमुद ने इतना अच्छा डांस किया था कि सबको उसका डांस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि उस आदमी ने कुमुद से पहले ही कह दिया था, तुम जितना अच्छा डांस करोगी तुम्हें उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। वहाँ पर सारे बड़े बड़े जमींदार आए हुए थे और सब लोग कुमुद का डांस देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि कुमुद के हाथों को पकड़कर कोई अपनी तरफ खींचता तो कोई उसके गालों को अजीब तरीके से सहलाता, कोई कुमुद के बालों में हाथ घुमाता तो कोई उसको शराब पिलाने की कोशिश करता, कोई कुमुद को अपने कमरे में अकेले जाने के लिए कहता तो कोई अपनी हरकतों से उसे परेशान करता। कुमुद की आंखों में आंसू आ जाते थे। कुमुद को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? उसे इसी काम के तो पैसे मिल रहे थे। आज कुमुद को अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि आज उसे पता चल गया था कि उसकी माँ उसे क्यों इन सबसे बचा कर रखती थी। कुमुद की उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं थी, वह सिर्फ 18 साल की ही थी।
सब लोग कुमुद को अजीब और गंदी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन कुमुद भी क्या कर सकती थी? यह तो कुमुद की मजबूरी थी। उसे अपना पेट भरने के लिए नाच-गाना करना पड़ रहा था। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, तो उस आदमी ने कुमुद को उसके घर छोड़ा और साथ ही पैसों से भरा बैग उसके हाथों में थमा दिया। इतने सारे पैसे देखकर कुमुद ने सोचा कि अगर वह भी अपनी माँ की तरह नाच-गाना करेगी, तो बहुत जल्द उसका नाम भी मशहूर हो जाएगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर कुमुद ने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कुमुद हमेशा से ही एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन अब तो कुसुम जिस भी पार्टी में जाती थी, उस पार्टी में 4 चाँद लगा देती थी, क्योंकि कुमुद दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता था। अब तो कुमुद भी अपनी माँ चंदा की तरह दिन भर घर में सोती रहती थी और शाम होते ही पार्टियों में नाचने के लिए चली जाती थी। कुमुद ने कई बार अपनी चंदा माँ को रोते हुए देखा था, क्योंकि शायद चंदा भी अपनी मर्ज़ी से यह काम नहीं करती थी। चंदा तो क्या, कोई भी औरत अपनी मर्ज़ी से यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि यह काम बहुत ही घटिया और गंदा था। अब तो कुमुद को मर्दों से भी नफ़रत होने लगी थी, लेकिन कुमुद मजबूर थी, इसलिए उसके साथ उसके लिए यह काम करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब तो हर रोज़ कुमुद को किसी न किसी पार्टी में नाचने-गाने का काम मिल ही जाता था। एक दिन कमिश्नर के बेटे की शादी थी और शादी से एक रात पहले मर्दों के लिए बहुत ही खास पार्टी रखी गई थी, जिसमें कुमुद को खास तौर पर नाचने-गाने के लिए बुलाया गया था। कुमुद तैयार होकर अपने लिए गाड़ी आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि जो भी कुमुद को नाचने-गाने के लिए बुलाता था, वह उसे उसके घर से ही ले जाता था और वापस घर भी छोड़ जाता था। कुछ देर बाद ही कुमुद के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब कुमुद ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक गोरा-चिट्टा और हट्टा-कट्टा नौजवान उससे लेने के लिए आया है। उसका बाहर इंतज़ार कर रहा था। कुमुद ने जब उस नौजवान को देखा तो कुमुद उससे अपनी नज़रें हटाना ही भूल गई थी, क्योंकि वह नौजवान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। लेकिन जब उस नौजवान ने कुमुद की तरफ देखा तो उसने तुरंत ही अपनी नज़रें नीची कर ली थी। शायद वह नौजवान कुमुद की खूबसूरती से नज़रें चुरा रहा था, या फिर शायद वह कुमुद के इस काम की वजह से उससे नफ़रत महसूस कर रहा था। उस नौजवान के दिमाग में क्या चल रहा था, यह तो कुमुद समझ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर वह नौजवान के साथ गाड़ी में बैठकर अपने काम पर निकल गई। कुमुद और वो नौजवान तकरीबन 1 घंटे तक गाड़ी के में साथ-साथ बैठे सफ़र किए, लेकिन उस नौजवान ने एक बार भी कुमुद से बात करने की कोशिश नहीं की। इस बात से साफ पता चल रहा था कि वो नौजवान ना केवल हैंडसम था, बल्कि उसका दिल भी बहुत अच्छा था। कुमुद सोचने लगी कि वह लड़की कितनी किस्मत वाली होगी, जिसके नसीब में ऐसा नेक दिल और इज़्ज़तदार जीवनसाथी लिखा होगा। जब कुमुद पार्टी में पहुंची तो उसने इतना अच्छा डांस किया कि हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। कोई कुमुद का डांस देखकर उस पर पैसों से बंडल उड़ा रहा था, तो कोई कुमुद के करीब जाकर उसे गलत तरीके से हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। पार्टी में मौजूद हर शख्स बहुत ही खुश नजर आ रहा था। बस शरीफ व एक नौजवान ही था, जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वह नौजवान तो बस दूर खड़ा कुमुद को चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी खुशी या कोई भी उत्साह नहीं था। वह नौजवान जिस तरह से चुपचाप खड़े-खड़े कुमुद को देख रहा था, उससे तो ऐसा लग रहा था कि उसे कुमुद का यह नाचने-गाने का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नाचते-नाचते जब कुमुद की नज़र उस नौजवान पर पड़ी, तो कुमुद के दिल में उस नौजवान के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वह सच में बहुत नेक दिल इंसान था। लेकिन शायद वह नौजवान भी अपनी ड्यूटी निभाने यहाँ आया हुआ था, क्योंकि वह एक कमिश्नर के बेटे की शादी थी। शायद इसलिए वह इस फंक्शन में शामिल था। जब फंक्शन खत्म हो गया तो उस नौजवान ने कुमुद को गाड़ी में बैठाने के लिए कहा और कुमुद जल्दी से जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई और फिर वह नौजवान कुमुद को वापस उसके घर छोड़ आया। जब कुमुद अपने घर पहुंची तो उसके मन ही मन एक अजीब सा ख्याल आने लगा, कितना अच्छा होता अगर वह नौजवान मेरा पति होता तो। कोई भी लड़की ऐसे नेक दिल इंसान को अपना पति बनाकर अपने आप को कितना खुशकिस्मत महसूस करेगी। कुमुद ने तो सपने देखने भी शुरू कर दिए थे कि कितना अच्छा हो अगर उस नौजवान को मुझसे प्यार हो जाए और वह मेरा जीवन साथी बन जाए। लेकिन जब कुमुद ने खुद के अंदर झांक कर देखा और अपनी असलियत के बारे में सोचा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई भी शरीफ आदमी उसे शादी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। वहीं शादी करना तो दूर की बात है, क्योंकि शरीफ लोग तो दिल बहलाने के लिए एक नाचने वाली के साथ नाच तो सकते हैं, लेकिन एक नाचने वाली के साथ ज़िंदगी बिताना कोई भी नहीं चाहता। कुमुद नाचते-नाचते बहुत थक गई थी, इसलिए वह थोड़ा आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी, लेकिन कुमुद का दिल अभी भी उस नौजवान के सपने देख रहा था। कुछ देर बाद कुमुद को नींद आने लगी और वह थकान के मारे उसे ऐसी नींद आई कि वह सीधे अगली सुबह ही उठी थी।
अगले दिन अचानक ही कुमुद के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब कुमुद ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके दरवाजे पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था और उस गुलदस्ते के साथ एक लिफाफा भी था। कुमुद को थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, इसलिए उसने जल्दी से वो लिफाफा खोला और देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर अक्षरों में 2 लाइन की कविता लिखी हुई थी। कविता पढ़ते ही कुमुद खुशी से उछल पड़ी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह समझ रही थी कि वह तोहफा उस हैंडसम नौजवान ने ही उसे भेजा है। उस लिफाफे में लिखी हुई कविता के शब्द कुछ ऐसे थे, ये खूबसूरत चीज बनकर तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन यह चांद किसी के दिल पर राज करने के लिए बना है, किसी महफिल की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। उस लिफाफे के साथ यह तोहफा भी रखा हुआ था और जब कुमुद ने उस तोहफे को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत पायल थी। उस पायल को देखकर कुमुद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, इसलिए कुमुद ने जल्दी से उस पायल को अपने पैरों में पहन लिया। उसके बाद कुमुद वो गुलदस्ता और लिफाफा लेकर अपने कमरे में आ गई और उन ताज़े फूलों को महकती हुई खुशबू को महसूस करने लगी। कुमुद मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो काश वो नौजवान उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और कुमुद को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और शायद भगवान ने कुमुद की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, क्योंकि उस दिन के बाद कुमुद के घर रोज़ ही ऐसे तोहफ़े आने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन तो वो नौजवान खुद ही गुलदस्ता लेकर कुमुद के दरवाजे पर आ खड़ा था और उसे देखकर तो कुमुद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो उन दोनों के बीच ऐसी मुलाकातें रोज़ होने लगी थी और वह नौजवान चाहता था कि कुमुद एक सम्मान भरा जीवन जिए और इस बदनामी भरी ज़िंदगी से बाहर निकले। कुमुद भी एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी जीना चाहती थी, इसलिए जब उस नौजवान ने कुमुद से शादी की बात की तो वो कुमुद ने तुरंत ही हाँ कर दी। कुमुद के जीवन में इससे बेहतर और क्या हो सकता था भला? क्योंकि अब तो कुमुद के सपनों का राजकुमार उसका जीवन साथी बनने वाला था और यही सब सोच कर तो कुमुद खुशी से फूले नहीं समा रही थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब एक दिन उस नौजवान ने सारी दुनिया से छुपाकर रात के अंधेरे में कुमुद से शादी कर ली। कुमुद उस नौजवान के साथ उसके घर जाकर उसके साथ एक इज्जतदार जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए कुमुद ने अपना सारा जरूरी सामान अपने साथ लिया और फिर घर को ताला लगा दिया। कुमुद अपना सारा सामान लेकर सुमित की गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि सुमित कुमुद को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था। जब सुमित गाड़ी चला रहा था तो कुमुद सुमित को बार बार जोत निगाहों से देख रही थी, लेकिन सुमित ने तो एक बार भी कुमुद की तरफ नहीं देखा था। वो तो बस गाड़ी ही चलाए जा रहा था और फिर अचानक ही सुमित ने एक जगह पर जाकर गाड़ी रोक दी और कुमुद को गाड़ी से उतरने के लिए कह दिया। जब कुमुद सुमित की गाड़ी से नीचे उतरी तो सुमित ने उसे सामने एक कमरे में जाने के लिए कहा था, लेकिन कुमुद को हैरानी से सुमित को देखने लगी। वो कुमुद से कहने लगा, कुमुद तुम अंदर जाओ, मैं गाड़ी लॉक करके आता हूँ और तुम्हारा सामान भी लेकर आता हूँ। कुमुद ने उस कमरे में पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस कमरे में तो पहले से ही 5-6 महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई थी। जैसे ही कुमुद अंदर गई तो एक महिला पुलिसकर्मी ने कुमुद के बालों से पकड़कर उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। कुमुद भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी महिला पुलिसकर्मी उस पर क्यों टूट पड़ी थी और फिर पता ही नहीं था। लेकिन वो सब कुमुद से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगी थी, लेकिन यह सब कुछ कुमुद को समझ से बाहर था। कुमुद 2 घंटे तक तड़पती रही और उन महिला पुलिसकर्मियों ने कुमुद पर इतने जुल्म किए कि पूरा घर कुमुद की चीख से गूंज उठा था। लेकिन फिर उनमें से एक महिला पुलिसकर्मी ने किसी को फ़ोन किया और कहा कि तुम तो इस लड़की को बहुत सीधी-सादी और गरीब लड़की समझ रहे थे ना, लेकिन यह लड़की तो अपना मुँह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। सुमित, अब शायद तुम ही इस लड़की का मुँह खुलवा सकते हो, इसलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। जब कुमुद ने उस महिला पुलिस के मुँह से सुमित का नाम सुना तो उसका सिर चकराने लगा और वह तुरंत ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद जब सुमित उस कमरे में आया तो उसने भी कुमुद से वही अजीबोगरीब सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन कुमुद के पास सुमित के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि वह सब मिलकर कुमुद से ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिसका कुमुद के पास कोई जवाब ही नहीं था। सुमित ने उन महिला पुलिसकर्मियों को बाहर जाने का इशारा किया और फिर कुमुद के पास जाकर बैठ गया। सुमित ने प्यार से कुमुद के बालों को सहलाते हुए कहा, कुमुद, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो औरतें तुमसे और कोई बदतमीजी करें या फिर तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर करें। देखो कुमुद, सच कहूँ तो मुझसे यह सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं बाहर चला गया था। अगर तुमने पहले ही उनके सवालों का सच-सच जवाब दे दिया होता, तो ये औरत तुम्हें इतना परेशान नहीं करती। लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता भी है तो प्लीज़ उन्हें सब कुछ सच-सच बता दो।
लेकिन कुमुद तो समझ ही नहीं पा रही थी कि सुमित उससे क्या कहना चाह रहा था और यह कौन से सवाल जवाब की बातें हो रही थी। कुमुद रोने लगी और सुमित से कहने लगी, तुम कौन हो सुमित? तुम मेरा भरोसा तोड़े हो और तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि अपनी किसी मतलब के लिए शादी की है। पहले तो मुझे सच सच बताओ सुमित, तुम आखिर हो कौन? तब सुमित ने कहा, हाँ कुमुद, तुमने बिल्कुल सही कहा है। मैं शादी तो तुमसे अपनी मकसद पूरा करने के लिए करना चाहता था, लेकिन इस मकसद को पूरा करते करते पता नहीं कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं एक अंडर का पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे तुमसे एक खास जानकारी हासिल करने के लिए काम सौंपा गया है। तब कुमुद ने कहा, सुमित, इतना बड़ा धोखा! तुमने अपने मतलब के लिए मुझसे शादी की ताकि तुम मुझे इन जालिम महिला पुलिस वाली के हवाले कर सको। मुझे नहीं पता था सुमित कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके एक इज्जत भरी जिंदगी जीने के सपने देख रही थी, लेकिन तुमने तो एक ही पल में मेरे सारे सपने तोड़ दिए। अरे तुमसे अच्छे तो वो मर्द थे जो मेरे साथ गलत काम ज़रूर करते थे, लेकिन बदले में मुझे पैसे भी देते थे और धोखा तो कभी नहीं देते थे। आज कुमुद को सुमित पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ उसे खुद पर तरस भी आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। कुमुद को तो उस राज के बारे में सच में कुछ पता नहीं था। वो लोग जो कुमुद से उगलवाने को सोच रहे थे, उसकी आंखें भी नम हो गई थीं और जब उसने देखा कि कुमुद के मुंह से खून निकल रहा है, सुमित अपनी जेब से रुमाल निकाला और कुमुद के मुंह से खून निकल रहे थे उसको साफ करने लगा। सुमित बड़े ध्यान से कुमुद के जख्मों को देखने लगा और फिर कहने लगा, मेरा यकीन करो कुमुद, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें एक सम्मान भरी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था। मैंने तुम्हें उन औरतों के हवाले इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर था। मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ऊपर से कमांड दिया गया था कि मैं तुम्हें उन औरतों के हवाले कर दूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता था, लेकिन मुझे तो अपनी नौकरी और तुमसे दोनों से ही प्यार था और मैं तो तुम दोनों को ही नहीं खोना चाहता था। मैंने जो कुछ भी किया ना कुमुद, वो अपने फर्ज के हाथों मजबूर होकर किया है। मैं नहीं जानता था कि वो औरतें तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगी या फिर इतना मारेंगी। यह कहते ही सुमित ने कुमुद को अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों में से भी आंसू बहने लगे थे। कुमुद को भी सुमित की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार साफ साफ नजर आ रहा था, इसलिए कुमुद पैरों के पास बैठ गई और कहने लगी, सुमित, मैं सच में नहीं जानती हूँ कि तुम किस राज के बारे में बात कर रहे हो और ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तो सुमित ने कुमुद से कहा कि मुझे तुमसे एक फाइल निकलवाने के लिए कहा गया है। तब कुमुद ने सुमित से कहा, फाइल? कौन सी फाइल सुमित? और तुम किस फाइल की बात कर रहे हो? मुझे तो ऐसी कोई फाइल के बारे में पता भी नहीं है। तब सुमित ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो कुमुद, और तुम्हें पता है कि वो फाइल कहाँ है। देखो कुमुद, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सच सच बता दो कि तुमने वह फाइल कहाँ छिपा रखी है। तब कुमुद ने कहा, तुम्हारी कसम सुमित, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता और सच में मैं किसी फाइल के बारे में नहीं जानती हूँ। सुमित कहने लगा, देखो कुमुद, जहाँ तक मुझे जानकारी दी गई है, तुम्हारी माँ जितनी सीधी सादी दिखती थी उतनी सीधी सादी थी नहीं। वह जिस किसी भी आदमी के घर नाचने जाती थी उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती थी। ऐसा ही जाल बुनकर उसने मिनिस्टर के घर में एक फाइल चुरा ली और जिसमें कुछ जरूरी सरकारी दस्तावेज थे। पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि वह फाइल तुम्हारे ही घर में है और अगर वह फाइल नहीं मिली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुमुद ने सुमित से कहा, देखो सुमित, हम अनपढ़ लोग उस फाइल का क्या करेंगे और ऐसी फाइल हमारे घर में किस काम की। तब सुमित हंसने लगा और कहने लगा, अरे कुमुद, तुम सोचती हो कि तुम्हारी माँ बहुत भोली थी, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल भी भोली नहीं थी और तुम्हारी माँ ने वो फाइल चुराई है। अब कुमुद को सुमित पर बहुत गुस्सा आने लगा, इसलिए उसने सुमित से कहा, सुमित, हम नाचने वाली जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। कुमुद की आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी सुमित ने फिर से वही बातें दोहराते हुए कहा, देखो कुमुद, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता दो, इस मुसीबत से अपनी जान छुड़वा लो। कुमुद का जवाब अभी भी वही था, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि वह फाइल कहाँ है। हर बार सुमित कुमुद से एक ही सवाल करता और कुमुद का जवाब यही होता कि उसे नहीं पता है वह फाइल कहाँ है। अब सुमित को कुमुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कुमुद के मुंह में एक कसकर तमाचा जड़ दिया और कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगी। जब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम सलाखों के पीछे जेल की हवा खाओगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि कानून से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। जेल शब्द सुनते ही कुमुद डर से कांपने लगी, क्योंकि वह जेल नहीं जाना चाहती थी और ना ही सुमित को
खोना चाहती थी। भले ही सुमित ने अपने फ़र्ज़ की खातिर कुमुद को धोखा दिया था, लेकिन कुमुद को तो पहली नज़र में ही सुमित से सच्चा प्यार हो गया था। कुमुद ने सुमित से झूठ बोला और कहा, मुझे उन फ़ाइल के बारे में पता है। मेरी माँ वह फ़ाइल चुराई थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि उन्होंने उस फ़ाइल को कहाँ छिपा कर रखा है, क्योंकि वह उस फ़ाइल को घर में तो नहीं लाई थी, बल्कि किसी और इंसान के हाथों में सौंप दी थी। लेकिन वह इंसान कौन था और मेरी माँ ने यह सब मुझे कभी नहीं बताया। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। कुमुद ने सुमित का हाथ पकड़ा और उसका हाथ पाने के लिए सारा झूठ बोला, क्योंकि अब वो फिर से नाचने वाली बनकर उस गंदे माहौल में वापस नहीं जाना चाहती थी। कुमुद तो सुमित की जीवन संगिनी बनकर सुमित के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती थी। सुमित ने भी कुमुद पर झूठ पर भरोसा कर लिया और कुमुद का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही सुमित ने कुमुद को अपनी माँ से मिलवाया, लेकिन उसने अपनी माँ को यह नहीं बताया था कि कुमुद एक की असलियत क्या है और यह क्या काम करती थी, क्योंकि सुमित नहीं चाहता था कि कोई भी कुमुद के अतीत पर उंगली उठाए या कोई कुमुद को कुछ बुरा भला कहे। अब कुमुद सुमित के और उसके परिवार के साथ एक इज्जत भरी जिंदगी जीने लगी थी और फिर तो ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कुमुद और सुमित की शादी को अब एक पूरा महीना हो चुका था और इस एक महीने में कुमुद के मकान मालिक ने कुमुद को कई बार फ़ोन करके कहा था कि तुम अपना घर खाली कर दो, मुझे दूसरा किराएदार मिल गया है। जब कुमुद अपना सारा सामान समेटने लगी, वहां पहुंची तो देखा कि पूरा घर उथल-पुथल हो गया था। घर की हालात देखकर कुमुद को समझ में आ गया था कि यह काम सुमित और उसके डिपार्टमेंट का है, क्योंकि यह काम सिर्फ वही लोग ही कर सकते हैं। कुमुद अपने घर जाकर अपनी कुछ जरूरी चीजें और माँ चंदा की यादों को समेटने लगी कि तभी उसकी नज़र अपनी माँ के फोटो पर पड़ी और तब उसे अपनी माँ की एक कही बात याद आने लगी, जो चंदा ने मरते समय कुमुद का हाथ थामकर कही थी। चंदा ने कुमुद से कहा था, बेटा, इस दुनिया में जो भी आता है उसे कभी न कभी इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। मेरे जाने के बाद जब भी तुम्हें मेरी याद आए, वो उस दीवार पे लगी फोटो को एक बार अपने सीने से लगा लेना। कुमुद ने उस वक्त तो अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन आज सामान समेटते वक्त अचानक ही उसे यह बात याद आ गई और वह सोच में पड़ गई कि माँ मुझे उस दीवार पर लगी फोटो को ही क्यों सीने से लगाने के लिए कहा था। कहीं यह सच में माँ की ओर से कोई इशारा तो नहीं था और कहीं सुमित की वह फाइल चुराने वाली बात सच तो नहीं है। और अगर सच में माँ ने वह फाइल चुराई तो कहीं उन्होंने फाइल का ख्याल दिमाग में आते ही कुमुद ने उस दीवार पर लगी अपनी माँ की फोटो उतार दी और उसे गौर से देखने लगी। लेकिन जब कुमुद अपनी माँ के फोटो को देख रही थी तो यह देखकर हैरान रह गई कि उस फोटो के पीछे तो कुछ कागजात लगे हुए थे। कुमुद ने तुरंत ही उन कागजों को खोला, मगर वह कागज तो अंग्रेजी में लिखे हुए थे। कुमुद को अंग्रेजी पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं आता था। उसे तो बस थोड़ा-सा बहुत हिंदी ही पढ़ने आता था। तभी अचानक कुमुद को अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी एक सहेली की याद आई, जिससे अपनी अंग्रेजी माध्यम से पूरी पढ़ाई पूरी की थी। कुमुद ने तुरंत ही वह सारे कागजात समेटे और अपनी पड़ोस वाली सहेली के पास चली गई। जब कुमुद की सहेली उन कागजात को पढ़ रही थी, तब वह बहुत हैरान और परेशान दिख रही थी। अपनी सहेली को इतना परेशान देखकर कुमुद ने उन कागजात को जोर से पढ़ने के लिए कहा और कुमुद की सहेली ने कागजात जोर से पढ़ना शुरू किया। तो उन कागजात में लिखी बातें सुनकर कुमुद के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन कागजात में कुछ और नहीं बल्कि खुद मिनिस्टर के काले कारनामों के सबूत थे। वो मिनिस्टर लड़कियों का किडनैप करके उन्हें बाहर के देशों में बेच दिया करता था। उन कागजातों में उन सभी लड़कियों के बारे में जानकारी थी कि उन्हें कहाँ से किडनैप किया गया था और उन्हें कहाँ बेचा गया था। शायद चंदा भी इस फाइल को पुलिस के हवाले करना चाहती थी, लेकिन क्यों नहीं किया, इसका भी अंदाजा कुमुद ने लगा लिया था। चंदा को जब यह महसूस हुआ कि इस फाइल में तो खुद मिनिस्टर की करतूतें लिखी हुई हैं और अगर यह फाइल पुलिस के हाथ लग गई तो इस मामले को वही दबा दिया जाएगा और फिर उन बेचारी लड़कियों का पता कभी नहीं चल पाएगा और मिनिस्टर भी कानून की सजा से बच जाएगा। शायद चंदा ने इसलिए इस फाइल को अपने घर में छुपा कर रखा था और अब कुमुद भी इस फाइल को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहती थी। लेकिन कुमुद उस मिनिस्टर का पर्दाफाश भी करना चाहती थी, पर कुमुद यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सब कुछ करे। तभी कुमुद की पड़ोस में रहने वाली सहेली ने कुमुद को बताया कि अगर हम इन कागजात को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें तो उस मिनिस्टर का सच खुद सबके सामने आ जाएगा। और फिर कुमुद भी अपनी सहेली की मदद से उन सारे कागजात को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। उसके बाद कुमुद वो कागजात लेकर अपने घर पहुंच गई और फिर उसने वह सारे कागजात सुमित के हाथों में रख दिए। वह कागजात देखकर तो सुमित की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। तब कुमुद ने सुमित से कहा कि सुमित, यह तुम्हें तय करना है कि तुम किसका साथ दोगे, सच्चाई का या फिर उस हैवान मिनिस्टर का।
सुमित भी सच्चाई का साथ दिया और उसे अपनी वर्दी के प्रति जो ईमानदारी और सम्मान था, उसे साबित कर दिखाया। सुमित ने अपना फर्ज निभाया और मिनिस्टर के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया। सुमित एक सही फैसले की वजह से उस मिनिस्टर को उसके गुनाहों की सजा मिली और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने उन सभी लड़कियों का पता भी लगाया और उन्हें सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया। कुमुद का सुमित से शादी करने का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि सुमित के साथ कुमुद को न केवल एक सम्मान से भरी जिंदगी मिली, बल्कि वह सारी खुशियां भी मिली जिसका सपना हर लड़की देखती है। और आज कुमुद और सुमित एक साथ बहुत ही खुशहाल हैं, जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।